स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये जो टॉपिक है ये हम देख रहे हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इसके पहले का जो लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ था, उस लेक्चर में एक्चुअली हमने जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी उस प्लैंक क्वांटम थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट्स बताए। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार जनरली प्लैंक क्वांटम नाम के साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और उन्होंने ये बताया था कि जनरली कोई भी जो मैटर होता है या कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो जनरली एनर्जी इमिट या तो फिर एब्सॉर्ब छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में करते हैं। उनको हमने कहा था क्वांटा या फोटॉन्स, ठीक है, उनको हमने क्वांटम कहा था। और हर क्वांटम में जो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें एसोसिएट होगी, जो हमने बताया था E इक्वल टू कितनी रहेगी, वो h न्यू इतनी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके के बाद हमने कुछ इमिशन स्पेक्ट्रा देखा था, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा से कुछ पॉइंट्स वगैरह हमने क्लियर किए थे। अभी आज का जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक मॉडल में। और एक नील्स बोर्स का नाम का जो साइंटिस्ट था, उस नील्स बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने वहां पे हाइड्रोजन एटम स्पीसीज के लिए और हाइड्रोजन के लिए उसने जनरली एटॉमिक मॉडल वहां पे डिस्कस किया था। तो उस मॉडल को नाम दिया गया एज अ बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है। तो उस एटॉमिक मॉडल के लिए मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए अब हम डिस्कस करने वाले। तो नील्स बोर्स नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने 1930 में एक्चुअली इस एटॉमिक मॉडल का, हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल का वहां पे जो डिस्कवरी किया था। उसके बाद जो उन्होंने जो मॉडल वहां पे प्रपोज किया था वो हम देखने वाले। तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए थे वो उनको हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स देखने हमें कुछ इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के। इसके पहले जो रुदरफोर्ड नाम की जो थ्योरी थी, रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक्चुअली उसके कुछ लिमिटेशन थे, ड्रॉबैक्स थे। उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होगा तो क्या होगा, स्पाइरल पाथ फॉर्मेशन करके न्यूक्लियस पे वहां पे कोलैप्स होगा, मतलब वहां पे वो एटम कैसा होगा, अनस्टेबल। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं। सिमिलरली इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में भी और जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं था। तो ये थ्योरी वहां पे रिजेक्ट हो चुकी थी। उसके बाद अभी यही जो पोस्टुलेट्स वगैरह है वो बोर्स अभी यहाँ पे एक्सप्लेन उन्होंने किया था, ठीक है। तो देखेंगे इनका क्या कहना था। एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो कोई भी जो एटम का न्यूक्लियस होता है, और रुदरफोर्ड ने बताया कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन वो कैसे रिवॉल्व होगा, है कि नहीं, सर्कुलर पाथ में वो कहां पे रिवॉल्व होगा ये उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था, बोर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स सर्कुलर पाथ में वो क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। मतलब वो जो पाथ रहेगा सर्कुलर पाथ वो कैसा रहेगा, फिक्स। न्यूक्लियस से उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो कैसे रहेगी, फिक्स रहती है। और उसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल शेल। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जनरली कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में वो क्या होता, रिवॉल्व होता होगा अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। और उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दिया, वो फिक्स जो फिक्स सर्कुलर पाथ है उसकी जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी डिस्टेंस और उसके साथ ही उसकी एनर्जी वो भी क्या होती होगी, फिक्स होती होगी। और इसी के कारण उस ऑर्बिट को या उस शेल को उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी शेल, या उनको ये नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसके कारण ही उनको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं, अलाउड एनर्जी या स्टेशनरी एनर्जी लेवल, बहुत सारे नाम हम उसके लिए बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स उनका बोर्स एटॉमिक थ्योरी के लिए जो यहाँ पे लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में देखेंगे तो हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने बताया था। एक्चुअली पूरा मॉडल, पूरी जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस आगे देखेंगे हम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम्स आर रिवॉल्व और मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन और मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ। और जो सर्कुलर पाथ है विद हैविंग द फिक्स रेडियस, उनकी जो रेडियस होती है वो रेडियस कैसी होती है, फिक्स। और उसी के साथ उनकी जो एनर्जी है वो भी कैसी होगी, फिक्स होगी, ठीक है। सो इन्होंने इस
जो रुदरफोर्ड का जो वहां पे लिमिटेशन था कि वहां पे वो एटम स्पाइरली पाथ करके न्यूक्लियस पे जाके फॉस होगा, मतलब एटम वहां पे स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसका रुदरफोर्ड का जो लिमिटेशन है यहाँ पे पूरा बता दिया है। मतलब कैसे वो स्टेबल रहेगा एटम, क्योंकि एटम्स के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे वो कैसे रिवॉल्व होंगे, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, और वो फिक्स सर्कुलर पाथ जो रहेगा उसकी फ्रॉम द न्यूक्लियस जो रेडियस रहेगी वो रेडियस और उसी के साथ उनकी एनर्जी कैसे रहेगी, फिक्स रहेगी। और अगर उनका जो रेडियस है और एनर्जी अगर फ्रॉम द न्यूक्लियस फिक्स होता है तो इसके कारण उस पाथ को, उस फिक्स सर्कुलर पाथ को ही उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट, या उसको हम क्या कह सकते हैं, शेल, या उनको हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल, या उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला पोस्टुलेट सबको समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी और अकॉर्डिंग टू द बोर्स साइंटिस्ट, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अराउंड न्यूक्लियस में घूमता है तो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में वो घूमेगा, और फिक्स सर्कुलर पाथ है इसका मतलब उसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, मतलब जो रेडियस है, वो रेडियस और उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स अमाउंट में होगी, और इसी के कारण उन्हीं ऑर्बिटल्स को उन्होंने नाम दिया, उन्हीं ऑर्बिट्स को सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया एज ऑर्बिट, या तो फिर स्टेशनरी शेल, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल है, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट है, विच आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, मतलब ये जो है फिक्स एक डिस्टेंस पे होगा, उसका कुछ तो भी फिक्स डिस्टेंस होगा, है कि नहीं, और उनकी जो एनर्जी उनको अरेंज किया गया एज अ कॉन्स्टेंटली, है कि नहीं, तो इनकी जो एनर्जी लेवल है हर एक की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो कैसे रहेगी, फिक्स रहेगी, और उनकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतनी उनकी जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होने जाती है। ठीक है, सो एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजेस, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर से उनको अरेंज किया गया, और उन्होंने ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट था, स्टेशनरी एनर्जी लेवल थे, उनको नंबरिंग किया था लाइक एज n इक्वल टू 1 2 3 4 5, या उनको ही उन्होंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है KLMNOPQR, सो। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट समझ में आया। अभी सेकेंड नंबर, जनरली अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व होता होगा तो उन्होंने बताया वो एनर्जी रेडिएट करता होगा, मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है, कम ज्यादा होती है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन अगर इस थ्योरी का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस थ्योरी ने, मतलब बोर्स थ्योरी ने बताया कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, सेकेंड नंबर का पार्ट, सेकेंड नंबर का पोस्टुलेट्स, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब व्हाइल रिवॉल्विंग, जब किसी भी एक फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है, किसी भी एक फिक्स सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है तो विद टाइम उसकी एनर्जी चेंज होती नहीं। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन्स, while electrons are revolving around the nucleus in fixed circular path, its energy do not change with time। कितना भी टाइम होने दो उसका जो एनर्जी, मतलब वो हर एक जो पाथ वो घूमता रहेगा, है कि नहीं, उसकी जो एनर्जी हर टाइम वो कैसे रहेगी, फिक्स रहेगी, विद टाइम वो चेंज होती नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम देखते हैं, जब सपोज अगर हम देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारे ऑर्बिट्स है कि नहीं, जैसे अगर हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे तो न्यूक्लियस के जितने नजदीक रहेंगे ऑर्बिट उतनी एनर्जी कम रहती है, अगर हम थोड़ा सा दूर जाएंगे तो उसकी जो एनर्जी वो थोड़ी सी और ज्यादा रहेगी, और दूर जाएंगे तो और ज्यादा रहेंगे, मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, डिस्टेंस जैसे जैसे जाते हैं तो उसी तरह उनकी जो एनर्जी रहती है स्टेशनरी स्टेट की वो इंक्रीज होती है कि नहीं, मतलब वो ज्यादा रहती है। जब इस इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी कम है, उसको अगर यहाँ पे जाना है या उसके कंपेयर के हायर एनर्जी लेवल में अगर उसको प्रमोट होना है, जंप होना है, सपोज इसकी, ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, इसकी सपोज 5 जूल एनर्जी है कि नहीं, जो भी एनर्जी लाइक एज, उसको अगर यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, इसकी अगर एनर्जी लाइक एज 10 है, तो इसको यहाँ पे आने के लिए क्या है, 5 एनर्जी, मतलब इसकी कम है, तो और अगर हम 5 क्या एब्जॉर्ब करता है तो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो सकता है, जंप कर सकता है।
और उसी तरह अगर हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर उसके एनर्जी लेवल के लोअर एनर्जी लेवल में आना है, किसी भी लोअर एनर्जी, जितनी उसकी एनर्जी रहेगी, तो उसलिए उसमें से जितने सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, इमिट कर देता है, रिलीज कर देता है। तो वही पोस्टुलेट्स यहाँ पे बताया, क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व होता है तो उसकी एनर्जी विद टाइम चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये पोस्टुलेट्स हमने सेकंड टाइम में बताया, सेकंड पोस्टुलेट्स में बताया, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, फिक्स सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व होता है, तब उसकी एनर्जी विद टाइम चेंज होती नहीं है। लेकिन अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में से अगर उसके कंपेयर के हायर एनर्जी लेवल में जाना है, या तो फिर हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को अगर उसके कंपेयर के लोअर एनर्जी लेवल में आना है, तब वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी इमिट कर सकते हैं या तो फिर एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया थर्ड नंबर के पोस्टुलेट्स में, द इलेक्ट्रॉन्स आर जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से अगर उसके कंपेयर के हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट होना है, देन क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, बाय एब्सॉर्ब द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, लोअर स्टेशनरी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसको अगर उसके हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट होना है तो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन अभी हायर एनर्जी लेवल में, लोअर से अगर हायर जाना है तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल है, तो क्या करता है, एब्सॉर्ब करेगा। अभी अगर वो हायर एनर्जी लेवल में और उसको अगर उसके कंपेयर के लोअर में आना है, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी इतने जैसे एनर्जी कम करनी है उसको, है कि नहीं, तो इतनी एनर्जी चाहिए, इसलिए उसमें से वो क्या है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे चाहिए उतनी वो रखेगा, बाकी के अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, रिलीज करता है। सो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन आर जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर में से अगर उसको लोअर में आना है, देन इट इमिट और इट इवॉल्व द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड जो एनर्जी चेंज होती है, मतलब वहां पे जब एनर्जी चेंज होती है, टेक्स प्लेस जो होता है एनर्जी चेंज का, वो कैसे रहेगा, इन अ नॉट कंटिन्यूअस मैनर, मतलब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी वो इमिट और एब्सॉर्ब करेगा नहीं। ये कुछ पोस्टुलेट्स। उसी तरह अगला जो पोस्टुलेट्स उन्होंने बताया कि जनरली जो भी रेडिएशंस या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा वो क्या करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब और इवॉल्व करेगा, तब जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिस मुझे हमने बताया था कि जनरली अगर हम किसी सब्सटेंस को, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, उसमें अगर व्हाइट लाइट अगर हम पास करेंगे तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एक कोई तो पार्टीशन रखेंगे तो क्या होता है, एक्चुअल आपको पता है कि नहीं, जो इसे सीजन में, रेनी सीजन में क्या होता है, कभी कभी तो रेनबो आता है, मतलब जो व्हाइट लाइट है उसमें अलग अलग टाइप के क्या है, कलर है, कलर मतलब एक्चुअल तो क्या है, अलग अलग टाइप के वेव बैंड है कि नहीं, अलग अलग टाइप की जो वेवलेंथ होती है अलग अलग है कि नहीं, येलो रेड वगैरह ग्रीन जो भी है, तो उसमें से क्या होता है, ये डिस्क्रीट लाइन फॉर्म करता है। मतलब ये जो रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ की, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आर एब्सॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन इज ऑकर, जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, चाहे वो लोअर से हायर में जाएगा, हायर टू लोअर में आएगा, ठीक है। तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑकर बिटवीन स्टेशनरी स्टेट दैट बी डिफरेंट, वो जो एनर्जी का डिफरेंस हमें मिलेगा which is equal to delta I and delta I is given by, जो भी मिलेगा वो कितना रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू डेल्टा I अपॉन H, डेल्टा I मतलब E2 माइनस E1, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और H मतलब क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू डेल्टा I अपॉन H, उसी को हम लिख सकते हैं, डेल्टा I का मतलब E2 माइनस E1 अपॉन H, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, E1 मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट, और E2 मतलब हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को बोल्स ने क्या नाम दिया था, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है उसका, जब
ये बोहर्स बताता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस फिक्स सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व होता है, तो उस रिवॉल्यूशन के लिए उसको जो एंगुलर मोमेंटम लगता है वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इंटीग्रल। जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहता है। किसके इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, h अपॉन 2 पाई। सो नेक्स्ट टेक पोस्टुलेट्स द एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड में एंगुलर में यानी कि सर्कुलर पाथ में घूमना है, तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन दिया है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। वहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ इंटीजर नंबर, 1 2 3 4 जो भी क्या है वो इंटीजर नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है 10 जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व होगा अराउंड द न्यूक्लियस, है कि नहीं, जो सर्कुलर पाथ है, तो जो सर्कुलर पाथ रहेगा उस सर्कुलर पाथ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। So thus an electron can be moved only in those orbits, ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो पाएगा, मूव हो पाएगा, फॉर विच उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का देखेंगे तो mvr इक्वल टू उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या रहेगा, h अपॉन 2 पाई। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब उसमें जो n रहेगा 1 रहेगा, 1h अपॉन मतलब यही रहेगा। अगर हम सेकेंड नंबर के ऑर्बिट के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई मतलब सेकेंड जो रहेगा तो सेकेंड कितना रहेगा यहाँ पे 2, जो कैंसिल हो जाएगा, क्या है आपको पता है। अगर 3 के देखेंगे तो क्या आएगा 3h बाय 2 पाई, मतलब यहाँ पे जो है 1.5 2.3 वगैरह ऐसा पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये जो रेडी इनकी जो ऑर्बिट होती है फिक्स डिस्टेंस पे हो गया, और वो इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 जो भी रहेगा इसके वो मल्टीपल होता है, ठीक है, h बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। सो बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के जो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है आप वो नोट कर सकते हो। चलो बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन किए थे, वही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स के बाद उस एटॉमिक थ्योरी के बाद पोस्टुलेट्स के बेस पे इस बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट्स वहां पे रिजल्ट्स बताए। तो रिजल्ट्स हम यहाँ पे बताने चाहेंगे। सबसे पहले वाला जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके पहले हमने बताया कि जनरली बोर्स के अनुसार, बोर्स थ्योरी के अनुसार कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी रहने वाले ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में वो घूमता है, रिवॉल्व होता है। इसका मतलब जो भी स्टेशनरी स्टेट है यानी कि जो भी ऑर्बिट होती है उसकी डिस्टेंस और एनर्जी फिक्स है, उसी को उसने नाम दिया था स्टेशनरी शेल या स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ठीक है। तो वही स्टेशनरी जो स्टेट्स है, स्टेशनरी जो शेल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बिलोंग्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे घूमते हैं, उनको उन्होंने नाम नंबर्स दिए थे, लाइक एज n इक्वल टू, क्या नंबर्स थे मैंने तो पहले बता दिए थे आपको, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या उनको हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं KLMN से, है कि नहीं। और ये जो 1 2 3 जो इंटीजर नंबर्स है, इनको ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। और एक नई कंसेप्ट आई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसी टॉपिक में हम आगे क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें ए भी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना आपको याद रखना है, बोहर्स थ्योरी ने, बोहर्स नाम के साइंटिस्ट ने जो फिक्स सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिवॉल्व होते हैं, उनको ही नंबर्स दिए थे, लाइक एज n इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन। और उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं इंटीजर नंबर्स को उन्होंने कहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। क्या कहा है उन्होंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद
दूसरा रिजल्ट, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि जनरली अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जिस ऑर्बिट में वहां पे प्रेजेंट है उसमें की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेडियस। और ऐसे रेडियस अगर हमें डिटरमाइन करने, अगर ऐसे रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उनकी nth ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जिस किसी ऑर्बिट के, जिस किसी नंबर के ऑर्बिट के लिए उनकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, तो उनके लिए रेडियस फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है? Rn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a नॉट। r मतलब रेडियस और n मतलब नंबर ऑफ शेल, जिस नंबर की शेल से वो है कि नहीं, और a नॉट की वैल्यू वहां पे कांस्टेंट है, कितनी है? 52.9 pm। pm मतलब पिकोमीटर है। तो इसके कारण अगर हमें देखना है, सपोज Rn इक्वल टू, अगर हमें पहले जो ऑर्बिट है उसका अगर रेडियस फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू n नॉट। n नॉट कितना है? 52.9 मतलब ये 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 इंटू 52.9 इक्वल टू कितना आएगा? 52.9 आएगा। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, फर्स्ट जो शेल होती है, उसके लिए अगर हम देखते हैं तो जो रेडियस आएगी वो कितने आएगी? 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। और उसी रेडियस को, मतलब जो फर्स्ट रेडियस है पहले स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेट के लिए, पहले स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, उसको नाम दिया गया एज अ बोहर्स रेडियस। किसी भी nth शेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने? Rn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a नॉट, वेयर a नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 52.9 और n का मतलब नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो इसके कारण जो फर्स्ट नंबर की शेल है, फर्स्ट नंबर की जो ऑर्बिट है, स्टेशनरी स्टेट है, उसके लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी रहेगी? 52.9 पिकोमीटर। और उसी वैल्यू को उन्होंने नाम दिया बोहर्स रेडियस। सो thus the radius of first stationary state called as the Bohr's radius and which is equal to कितनी रहेगी वो? 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट और एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे हम किसी भी nth ऑर्बिट की वहां पे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरह हम जनरली किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट की जो एनर्जीज रहेगी वो भी हम क्या कर सकते हैं? इस बोर्स थ्योरी का यूज करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बोहर्स की जो एनर्जी है, वो बोहर्स एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट की, जिस नंबर के ऑर्बिट की हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक्सप्रेशन रहेगा। वो एक्सप्रेशन है एज गिवन बाय En इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर। वहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स, वहां पे पॉजिटिव, उसी को हम क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, है कि नहीं। और यहाँ पे RH का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि एक्चुअली जो थ्योरी है वो पूरे हाइड्रोजन एटम के लिए ही उन्होंने डिस्कस की। तो RH दैट इज कॉल्ड एज द रेडबर्ग कांस्टेंट। और इस रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहेंगी? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, इतनी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो पहली वाली जो ऑर्बिट है उसकी अगर एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर n इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इक्वल टू कितना है? 1। तो एनर्जी E1 इक्वल टू क्या आएगा? ये माइनस साइन एज इट इज, RH रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ शेल कितना दिया है वहां पे? 1। तो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो यहाँ पे 1 डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा? इतना ही आएगा। कितना आएगा? फर्स्ट सेल के लिए जो एनर्जी रहेगा वो कितना आएगा? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। और इसी वैल्यू को, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट होती है उसके लिए जो एनर्जी रहेगी, that lowest energy state is called as a ground state, क्योंकि सबसे जो lowest state है, सबसे lowest जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट नंबर की है, इसके कारण lowest energy state को उन्होंने क्या कहा गया है? ground state, ठीक है। अगर हमें 2 नंबर के ऑर्बिट के लिए अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मतलब En n इक्वल टू कितना हम लेंगे? 2।
सो एज इट इज यही फॉर्मूला माइनस साइन एज इट इज, RH की वैल्यू कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1 अपॉन n का स्क्वायर, n कितना है वहां पे 2 का स्क्वायर, मतलब ये डायरेक्ट डिवाइड में कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, सो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 2 पॉइंट है, सो 0 आएगा। अभी कितना होगा वहां पे 21, सो 4 से डिवाइड करेंगे मतलब पॉइंट इधर आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, ठीक है, बाद में कितना बाकी 1 हो गया 18, 4 4 16 है कि नहीं, तो कितने बाकी रहे हो, तो कितना आया 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, खत्म। इस तरह से हम किसी भी n के लिए क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज करके उसकी जो स्टेशनरी एनर्जी की स्टेट होती है, स्टेशनरी जो स्टेट होती है उसकी एनर्जी हम डिटरमाइन कर पाएंगे। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बोल्स थ्योरी का। जो बोल्स थ्योरी है, बोल्स थ्योरी का जो भी पार्ट है, चलो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने डिस्कस किया था, और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब हाइड्रोजन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे कि अगर हम हीलियम के बारे में देखेंगे तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा मतलब क्या बनेगा He+, तो यहाँ पे अभी कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा 1। बेरिलियम का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हीलियम के बाद लिथियम का ऑब्जर्वेशन करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, वो अगर क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब क्या होगा, लिथियम का प्लस प्लस आयन फॉर्म होगा 2+, बराबर है, मतलब वहां पे अगर 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा। अगर हम बेरिलियम का देखेंगे तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 4 होने के कारण उसने अगर अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बेरिलियम प्लस 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 यानी कि 3 पॉजिटिव आएगा, मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो है ये स्पीसीज मतलब He+, Li2+, बेरिलियम 3+ एंड सो ऑन, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली ये जो थ्योरी है बोल्स की वो सिर्फ किसके लिए अप्लाइड होती है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। किसके लिए अप्लाई हो रही है थ्योरी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन के लिए तो अप्लाई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लाइक एज मैंने बता दिया He+ है, Li2+ है, Be3+ है, सो ऑन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसके लिए हम ये क्या कर सकते हैं, थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एसोसिएट विद दिस स्पीसीज, ठीक है नहीं, आर गिवन बाय, एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करने तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z² अपॉन n²। अब Z का मतलब तो आपका पता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर है और n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट है। उसी तरह हम किसी भी स्टेशनरी स्टेट की जो रेडियस होती है वो रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे, Rn इक्वल टू 52.9 इंटू n² अपॉन Z, और एक बार Z मतलब वहां पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और लास्ट वन एक रिजल्ट है, लास्ट वन एक इंपॉर्टेंट जो इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस थ्योरी के बेस पे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस बोर्स थ्योरी वी कैन बी आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोर्स थ्योरी का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद रखना है थोड़ा सा, जब हम देखते हैं तो वेलोसिटी जनरली इंक्रीज होती है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन वही वेलोसिटी डिक्रीज होती है जब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मतलब n है तो n की वैल्यू अगर बढ़ती है तो। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम इस बोल्स एटॉमिक थ्योरी के लिए यहाँ पे बताए। अब तक का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम टॉपिक है उसमें से सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हमने बताया, बाद में रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताया, और उसी तरह अगला जो एटॉमिक मॉडल था वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। जनरली इसने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्कस कर दिया है, और इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स और इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स के साथ ही हमने उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके आगे का जो पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।